तीन वर्ग, ठीक है, जो कि यूरोप में बने। कब? तो राहुल का काम क्या था, यहां से टैक्स वसूल कर लाना और राजा के खजाने में जमा कर देना। चर्च अपना खुद का एक टैक्स वसूलता था जिसको कहा जाता था टिथ। लेकिन 11वीं सदी में कुछ बड़े बदलाव हुए, ठीक है। जो जनसंख्या थी वो लगभग 30 से 40% तक घट गई। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आज की अपनी जो क्लास होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, तीन वर्ग, तीन ऐसी क्लास जो यूरोप में बनी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे जो 11th क्लास के बच्चे हैं, इतिहास के बच्चे हैं, आशा करता हूं उनका रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दूसरी चीज कि आप सभी लोग जो मेरी वीडियोस देख के आ रहे हो, जो वीडियो सेक्शन में डली हैं, या आप एनसीईआरटी से आपने अगर इसको पढ़ रखा है, अभी देख रहे हैं, आगे चल के 2, 3, 4 महीने बाद जब भी देख रहे हैं आप इसको, तो ये जो रिवीजन सेशन हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, ठीक है, आप लोगों के काम का है भाई। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, शुरुआत करते हैं। तीन वर्ग, ठीक है, जो कि यूरोप में बने। कब? 9वीं से लेकर आप लोगों को देखने को मिलेगा 14वीं शताब्दी तक, ये आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छा रिवीजन आप लोगों को मिलने वाला है। तो शुरुआत करूं मैं आप लोगों से 9वीं शताब्दी में, जब रोमन साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा था। सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला मैंने कि जब रोमन साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था 9वीं शताब्दी के आसपास, तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ जर्मन मूल की जनजातियां, मतलब जर्मनी की रहने वाली कुछ जनजातियां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इटली, स्पेन, फ्रांस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेंगी। और ऐसे ही उन लोगों ने कब्जा किया फ्रांस के, मतलब फ्रांस जो उस समय में गॉल कहा जाता था, ठीक है। तो जर्मन मूल की एक जनजाति आप लोगों को आती हुई दिखाई देगी इस गॉल वाले हिस्से पे, ठीक है। और इस जनजाति का नाम था फ्रैंक, जो कि जर्मनी से आ रही थी। कहां से आ रही थी? जर्मनी से। और इस पूरे हिस्से पर कौन सी जनजाति आ रही बेटा? फ्रैंक, ठीक है। और इसी फ्रैंक जनजाति ने इस गॉल नामक हिस्से पर कब्जा किया। यहीं पर ये लोग कब्जा करके अपनी खुद की शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे और इसी फ्रैंक से इस गॉल नामक जगह का नाम पड़ जाएगा फ्रांस। तो इस चैप्टर में खास तौर पे मुख्यतः आप लोगों की एनसीईआरटी में फ्रांस के अंदर खास तौर पे ये तीन वर्गों का उदय कैसे हुआ, जो आगे चल के पूरे यूरोप में ये तीन वर्ग, सारे यूरोप के अंदर जितने भी राज्य हैं, खासतौर पे इटली है, स्पेन है, यहां भी इन तीनों वर्गों का उदय आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चैप्टर खास तौर पे फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, यहां पर ये जो तीन वर्ग बनेंगे उनके बारे में आप लोगों को चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। एक फ्रैंक राजा हुए जिनके बारे में यहां पर लिखा है शार्लमेन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इनको पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया था, ठीक है, पादरियों के द्वारा या चर्च के द्वारा। चलिए, तो अब आप लोगों को बता दूं कि वो तीन, ठीक है, वो तीन वर्ग कौन से थे, वो तीन क्लास कौन सी थी। तो पहला वर्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ऐसा वर्ग होगा जो प्रार्थना करने वाला होगा, जिसको आप पादरी कह सकते हो। दूसरा वर्ग जो उत्पादित होगा यहां पर जो बनेगा, जिसको अभिजात वर्ग कहा जाएगा। ये युद्ध करने वाले होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, बड़े जमींदार होंगे, ठीक है, जिनको अभिजात कहा जाएगा। यही सामंत भी होंगे, ठीक है, इन्हीं को लॉर्ड भी कहा जाएगा, याद रखिएगा, है ना। ये अभिजात वर्ग से ही आपको सामंत या लॉर्ड भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आगे चल के डिस्कस करेंगे। और तीसरा होगा कृषक, जो इन सभी के यहां पर आप लोगों को खेती करता हुआ दिखाई देगा। याद रखना, समाज में प्रभावशाली वर्ग ये दोनों होंगे और ये आप लोगों को उत्पीड़ित वर्ग यहां पर देखने को मिलता है तीसरे वर्ग में। चलिए, इसमें थोड़ा आगे चलकर हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, सामंतवाद। सामंतवाद क्या है? देखो बेटा, जैसे फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, जब ये नवोदित रोमन साम्राज्य के बाद जो नवोदित राज्य बने, इनमें जो राजा रजवाड़े आए, है ना, किंगशिप आई, इन्होंने अपने यहां वो एक जगह पर राजधानी में शासन करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो दूसरा जो उनके हिस्से होंगे, उन हिस्सों को वो क्या करेंगे, अपने कुछ वफादार लोगों को दे देंगे। याद रखना, तो राजा के द्वारा अपना कुछ क्षेत्र या कोई एरिया किसी वफादार व्यक्ति को देना और उसको यह कहना कि भैया तू उस क्षेत्र से जाकर बढ़िया से टैक्स, जैसे उदाहरण के लिए ये एक कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये एक जमीन का टुकड़ा है,
ये राजा ने किसको दे दिया, तो फलाना एक राहुल करके एक उनका वफादार व्यक्ति था, उसको उन्होंने दे दिया। तो राहुल का काम क्या था, यहां से टैक्स वसूल कर लाना और राजा के खजाने में जमा कर देना। राजा उससे प्रसन्न होता था और हर साल उसको जमीन बढ़ाता रहता था। और एक चीज और मिलती थी, जो व्यक्ति होगा, जो राहुल नामक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को राजा लॉर्ड कहकर पुकारता था या सामंत कहकर पुकारता था। उसको सेना दी जाती थी, अपनी खुद की कचहरी दी जाती थी, न्यायपालिका, सब कुछ। मतलब राजा का अंडर में आप लोग देखोगे कि ये व्यक्ति आएगा, इसको लॉर्ड कहा जाएगा, जिसको राजा के अंडर में आने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया आपकी एनसीईआरटी में, वेसल। वेसल मतलब राजा के अधीन आप लोगों को लॉर्ड या ये व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसको वो जमीन दी गई है। इस जमीन को ही मेनर की जागीर भी कहा जाएगा। मेनर किसे कहा जाएगा, उस जमीन में जो लॉर्ड व्यक्ति होगा, उसका जो महल वहल होगा, जो उसका क्षेत्राधिकार होगा, उसको मेनर आप लोगों को कहता हुआ दिखाई देगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो ऐसा समाज जो भूमि के नियंत्रण पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा किसी खास या किसी वफादार व्यक्ति को। ऐसा कहां कहां हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ, ऐसा सब दूर हुआ। इसी से सामंतवाद की जड़ें आप लोगों को यूरोप के अंदर मजबूत होती हुई दिखाई देंगी, जिनको लॉर्ड कहा जाएगा। ये अभिजात वर्ग से होंगे, ये दूसरी क्लास से होंगे, याद रखना, मैंने पीछे बताया था, इन्हीं को सामंत कहा जाएगा। जैसे राजा कोई इतने बड़े हिस्से पे शासन कर रहा है, वो यहां है और वो अपने इन क्षेत्रों से, ठीक है, इन जमीन के टुकड़ों से क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया तुम जाओ और यहां से टैक्स वसूल के लाओ। उससे राजा खुश होगा और इन क्षेत्र वालों को क्या देगा, सेना देगा, कचहरी देगा, ये देगा, वो देगा। यस या नो। और इन क्षेत्रों में कौन होंगे, किसान लोग खेती कर रहे होंगे, तो वो जो लॉर्ड होगा वो उन सारे किसानों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये भी देखने की कोशिश करेगा कि वो उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था है कि नहीं, सारी चीजें XYZ सारी आ जाएंगी। चलिए अब आगे चलकर हम लोग इसमें चर्चा जो करने वाले हैं, वो खास तौर पे किस पे चर्चा करने वाले हैं, एक एक वर्ग को हम लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पादरी वर्ग, है ना। सबसे पहले कौन सा वर्ग आ रहा है बेटा इसमें, तो आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा पादरी वर्ग, ठीक है। पादरी वर्ग ने कैथोलिक चर्च स्थापित की है। कौन से चर्च बनाए, कैथोलिक चर्च। और कैथोलिक चर्च के पास ही ये अपनी खुद की जमीनें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये राजा से अलग होते थे, मतलब राजा से आजाद होते थे। समाज में उनका सर्वोच्च स्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसका, राजा से भी सम्मानित होते थे ये, क्योंकि ये धार्मिक थे और राजा को पता था कि ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं और हमें सत्ता से हटा सकते हैं। इनकी खूब चलती थी। और हर चर्च का एक पादरी होता था, है ना। ये सारे चर्च हैं और इन चर्चों के पादरियों के ऊपर भी एक व्यक्ति होता था जिसको क्या कहा जाता था, पोप। तो कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च वफादार को क्या कहा जाता था, पोप कहा जाता था। ये कहां रहते थे, तो उस समय के रोम और आज का वेटिकन सिटी, ठीक है। आज वर्तमान में पोप साहब कहां रहते हैं, वेटिकन सिटी में। और जितने भी कैथोलिक चर्च होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं वो देखने का काम करते हैं। तो पादरी, ये खुद की अपनी जमीन होती थी, राजा देता था, ये स्वतंत्र होते थे, समाज में इनका सर्वोच्च स्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लूं आपसे, चर्च की कमाई क्या थी। चर्च को यह अधिकार था कि वो अपना खुद का एक टैक्स वसूल सकते थे। तो याद रखना, चर्च अपना खुद का एक टैक्स वसूलता था जिसको कहा जाता था टिथ। ये 1/10वां हिस्सा था। मतलब कोई अनाज 10 बोरी अनाज उगा रहा है तो उसको 1 बोरी अनाज किसको देना पड़ेगी, चर्च को देना पड़ेगी। ये उनका अधिकार था। किसका, तो आप लोग देखोगे कि ये जो कैथोलिक चर्च के पादरी हैं उनका। इसके अलावा इसी समय में कुछ भिक्षु भी होते थे, मठ भी होते थे। ये क्या है भैया, तो कुछ अत्यधिक धार्मिक लोग आम समाज से दूर एकांत में बने मठों में रहते थे जिन्हें भिक्षु कहा जाता था। ये इनके 2 प्रकार के प्रसिद्ध मठ भी थे, एक सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये एकांत में रहकर क्या करते थे, ये वो पादरी वादरी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। इन्होंने कहा कि भैया हम हमारे अलग रहेंगे, एकांत में रहेंगे, ठीक है, हम जो भी होगा हम हमारे अकेले में कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम जो लॉर्ड थे, जिनको सामंत कहा जाएगा, जो भी कह लो, ठीक है। क्योंकि राजा इन्हीं को जमीन देता था, अभिजात वर्ग को ही राजा जमीन देता था। यही कौन है बेटा, ठीक है, इन्हीं को राजा क्या दे रहा है, जमीन दे रहा है। यही कौन है, लॉर्ड है, अभिजात। तो चलिए इस वर्ग के पास जमीन का मालिकाना हक था। जैसा कि मैंने पीछे बताया, राजा इन्हीं को सामंत बनाता था, इन्हीं को लॉर्ड बनाता था। ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। और जो क्षेत्र राजा इनको देता था उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मैनर सिस्टम कहा जाता था।
मतलब लॉर्ड का घर और उसके आसपास वाले पूरे क्षेत्र को मैनर की जागीर कहा जाता था। मैनर में सैकड़ों परिवार रह सकते थे। इसमें खेत आते थे, चारागाह आता था, जंगल आते थे और लॉर्ड का महल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी मैनर की विशेषता थी। चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं नाइट्स क्या है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये 9वीं शताब्दी में यूरोप में जब लगातार लड़ाइयां हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जो घुड़सवार वर्ग था। मतलब इनके पास घोड़ों की सेना होती थी, जिनको नाइट्स कहा जाएगा। और ये किसके अधीन होंगे? लॉर्ड्स के अधीन होंगे। याद रखिएगा। अरे ये किसके अधीन होंगे? लॉर्ड्स के। तो देखो बेटा, राजा के अधीन कौन है? मतलब राजा का वेसल कौन है? राजा का वेसल है लॉर्ड, है ना। और लॉर्ड का वेसल कौन हो जाएगा? नाइट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाइट्स क्या है? ये घुड़सवार सेना है। यस या नो बेटा। और लॉर्ड्स नाइट्स को रहने और आय के लिए भूमि का टुकड़ा देते थे, जिसे फिफ कहा जाता था। तो फिफ क्या है? तो जो लॉर्ड्स जो नाइट को जो जमीन का टुकड़ा देंगे उसे क्या कहा जाएगा? तो फिप कहा जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे वर्ग के ऊपर। तीसरा वर्ग जिसको किसान वर्ग कहा जाएगा। यह समाज का सबसे बड़ा और एक शोषित वर्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें दो टाइप के किसान थे। एक ऐसे किसान जो आजाद थे, ये अपनी जमीन के मालिक खुद होते थे, लेकिन इन्हें लॉर्ड की सेना में अनिवार्य रूप से अपनी सेवा देनी होती थी। इसके अलावा कृषिदास, ये पूरी तरीके से लॉर्ड के नियंत्रण में होते थे। और तो और ये केवल लॉर्ड के खेतों पे ही काम कर सकते थे और बिना किसी की अनुमति के ये जो मेनर होता था उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे। और इन्हीं से कराया जाता था बेगारी, मतलब फ्री में काम। इसके बदले इनको कोई वेतन नहीं मिलता था, बस खाना मिलता था। चलिए, अब 11वीं शताब्दी में जब देखो, अब क्या हुआ बेटा कि यूरोप में अब 11वीं शताब्दी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कृषि तकनीक में बदलाव आएंगे। तो शुरुआत में खेती के तरीके बहुत पिछड़े थे, जैसे लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। यस या नो। लेकिन 11वीं सदी में कुछ बड़े बदलाव हुए। पहला तो क्या? लकड़ी के हलों के स्थान पे लोहे के हलों का प्रयोग हुआ, जिससे जमीन और गहराई से जोतनी संभव हो पाई। दूसरी चीज, पशुओं को जोतने का तरीका बदल दिया। पहले पशुओं को आप लोग देखोगे कि गलों में उनको जोता जाता था, लेकिन आगे चल के इनको कंधों के ऊपर, ठीक है, हलों को रखा जाने लगा। यह भी एक कृषि पद्धति में बदलाव था। तीसरी चीज, वो पहले खेतों को दो तरीके से खेती करते थे। खेती का एक हिस्सा खाली छोड़ते थे और एक पे खेती करते थे। लेकिन अब उन्होंने 3 हिस्सों वाली खेती शुरू की, जिसमें एक हिस्सा वो खाली छोड़ेंगे और 2 हिस्सों पर वो बदल बदल कर खेती करेंगे। तो 3 हिस्सों में खेती करना उन्होंने शुरू की, जिससे उनकी पैदावार दुगनी हो गई। किसकी? यूरोपीय लोगों की। ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, यहां की ये बात हो रही है, मुख्यतः फ्रांस की। और इसी की वजह से जब खेती बहुत अच्छी हुई, ये इन्होंने तरीकों में बदलाव किया, तो कृषि में सुधार के कारण जनसंख्या बढ़ी और व्यापार भी आप लोगों को विस्तार करता हुआ दिखाई देगा। इससे नए नगरों का उदय हुआ और इन नए नगरों में चौथा वर्ग पनपा। ठीक है, और ये जो चौथा वर्ग था, इसमें आते थे व्यापारी, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, बैंकर्स। ये सभी चौथे वर्ग। देखो, चैप्टर है 3 वर्ग, लेकिन एक चौथा वर्ग भी बना जो कि शहरों के अंदर था। यस या नो। और इन्हीं शहरों में व्यापारियों ने अपने खुद के संगठन बना लिए, जिसको गिल्ड कहा जाएगा। और यही गिल्ड क्या करेगा? यह व्यापार को कंट्रोल करेगा, गुणवत्ता देखेगा, व्यापार का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। और एक कैथेड्रल नगर पे आप लोगों से डिस्कस करना है। कैथेड्रल नगर क्या है? तो कैथेड्रल याद रखना, जो बड़े बड़े चर्च होंगे, जो कि खास तौर पे आपको फ्रांस और यूरोप में बनते हुए दिखाई देंगे, और इन्हीं के आसपास लोग जब अपने घर बना लेंगे तो उसको कैथेड्रल नगर कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम बात, 14वीं शताब्दी में यूरोप में संकट आ गया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आता है 14वीं शताब्दी का संकट। जिस प्रकार से यूरोप आर्थिक प्रगति पर तेजी से दौड़ रहा था, उसमें अचानक गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि यूरोप में 13वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन शुरू हो चुका था। मतलब यूरोप में जो भीषण, मतलब मैं ये कहूं कि भीषण ठंडी का दौर शुरू हुआ। फसलें प्रभावित हुई, उत्पादन घटा, अकाल पड़ने लगे। प्लेग जैसी महामारी फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि 1347 से 1350 के बीच में ही
ठीक है, जो जनसंख्या थी वो लगभग 30 से 40% तक घट गई। ओए होए होए। और इसकी वजह से मजदूरों में कमी आई, और कमी आई तो जगह जगह विद्रोह होने लगे किसानों के, जैसा कि फ्रांस में 1398 में और इंग्लैंड में 1381 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से सामंतवाद सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो पतन की ओर चला गया, और जो दास प्रथा थी, कृषि दासता वाली स्थिति थी, वो खत्म हो गई, और नए राजाओं का उदय हुआ, और ऐसे राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने सामंत के ऊपर या लॉर्ड के ऊपर निर्भरता खत्म कर दी और खुद की स्थायी सेनाएं बनाई, अपना खुद का रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया, जिसमें स्पेन के फर्डिनेंड हों, इंग्लैंड के हेनरी हों, फ्रांस के लुई हों, ये सभी ने, ठीक है, लॉर्ड के ऊपर से निर्भरता पूरी तरीके से हटा दी और नए तरीके से अपनी सेना का पुनर्गठन किया और एक शक्तिशाली राज्यों के तौर पे उभर कर आए। तो ये पूरा के पूरा आप लोगों का और अपना ये वाला चैप्टर था। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा होगा। एक चीज याद रखना बेटा, ये रिवीजन सेशन है, जिसमें आप लोगों को लगता होगा थोड़ा फास्ट है, इसीलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए कि आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है, या दूसरी चीज आप लोगों ने इस वीडियो को ये कहें कि मेरी वीडियो को देख के आप लोग आए हैं वीडियो सेक्शन में, तो ये एक रिवीजन का अच्छा आप लोगों के लिए माध्यम होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।